of material students, आगे का हम लोग का पॉइंट है यूजिंग माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। माइनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो माइनर्स और फर्टिलाइजर्स होते क्या है? सबसे पहले हम लोग माइनर्स के बारे में और फर्टिलाइजर्स के बारे में जानेंगे। तो माइनर्स आर द नेचुरल सबस्टेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। ये माइनर वो नेचुरल सबस्टेंस है जो प्लांट और मरे हुए एनिमलों के अवशेष से के सड़ने या गलने से तैयार होता है, उसे हम माइनर कहते हैं। फर्टिलाइजर्स इज अ केमिकल सबस्टेंस, नॉट नेचुरल सबस्टेंस। फर्टिलाइजर्स is the chemical substance that are formed in the factories or plant fertilizers। तो माइनर्स जो होते हैं ये नेचुरल सबस्टेंस होते हैं और डेड एंड प्लांट और एनिमल के डेड होने के बाद उनके जो वेस्ट होते हैं उनके डीके होने से ये फॉर्म होता है माइनर। ये तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माइनर्स। वाला फार्मयार्ड माइनर, ये खेतों में पाए जाने वाला माइनर होता है। जैसे अगर हम किसी खेत को छोड़ देते हैं खाली, तो उसमें बहुत सारे जानवर घूमते हैं और यूरिन करते हैं, जैसे अपने डंग छोड़ते हैं, यूरिन छोड़ते हैं, है ना। एनिमल के प्लांट के बीन्स होते हैं, ये जो डीके होने के बाद प्रिपेयर होते हैं उसे हम फार्म यार्ड माइनर बोलते हैं। आई बात समझ में? ये कैटल डंग, यूरिन, कैटल डंग, यूरिन, straw, leaves of dead animal, इनके डीके होने के पश्चात ये प्रिपेयर होते हैं। इन्हें आप फार्म यार्ड माइनर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? दूसरा कंपोस्ट। ये कंपोस्ट एक माइनर ही है जो हम पीट में तैयार करते हैं और डिफरेंट लेयर they are the formed by the organic matter in the peat, ये पीट में तैयार होता है और इसे हम ऑर्गेनिक मैटर द्वारा तैयार करते हैं। इसे हम सॉइल के डिफरेंट लेयर में ढक देते हैं, उसके बाद वहाँ डीके होने के बाद ये तैयार होता है, इसलिए इसे हम कंपोस्ट बोलते हैं, है ना। और जो भी माइनर्स होते हैं सबकी एक अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ये जो माइनर है ये एनिमल के डंग से तैयार होगा, लेकिन ये जो हमारा कंपोस्ट है ये लीव्स और क्या बोलते हैं गैर्बेज, जो फूड वेस्टेज से बनते हैं, ये काफी टेक्सटाइल, इनमें काफी ह्यूमस होता है। और तीसरा है हमारा ग्रीन मैटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मैटर, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन मैटर वैसा मैटर है जो किसी फार्म में प्लाविंग के बाद तैयार किया जाता है। जो जैसे कुछ जो ग्रास होते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे ग्रास का नाम, राई ग्रास, लेग्यूम्स और फेनुग्रीक, जो कि मेथी का आप लोग नाम सुने हैं ना। ये मेथी ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये डीके होने के बाद इनका कलर ग्रीन ही रह जाता है। और माइनर में चेंज होते हैं, इन्हें हम ग्रीन माइनर बोलते हैं। ये हमारे माइनर्स हैं और ये नेचुरल सबस्टेंस है, नेचुरल द्वारा हम प्राप्त करते हैं और ये काफी सस्ता होते हैं, चीप होते हैं, क्योंकि इनको तैयार करने में, किसी को तैयार करने में कोई हमें चीज खरीदने की जरूरत है मार्केट से? कुछ नहीं। कंपोस्ट भी बनाएंगे तो भी नहीं, फार्म यार्ड माइनर बनाना है तो भी नहीं, और ग्रीन माइनर बनाना है तो भी नहीं। लेकिन हमें फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स खरीदने पड़ेंगे, तब हम फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। ये हमारे माइनर्स के कुछ एडवांटेज हैं। ये जो माइनर होते हैं, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, ये
हमारी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, मतलब उसे न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। दूसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये हमारे सॉइल में पाए जाने वाले जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जैसे अर्थवर्म, इनको बढ़ा देता है, इनका नंबर बढ़ा देता है, जो सॉइल को पोरस और फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। थर्ड है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब पोरस होगा तो सॉइल के अंदर तक जाएगी वाटर, और अंदर तक जाएगा तो वो सन के हीट के कारण जल्दी वेपराइज नहीं होगा, इसलिए काफी देर तक वो वाटर बना रहेगा सॉइल में। इसलिए ये मैनर जो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और सॉइल बिकम पोरस, जो मिट्टी है ये पोरस हो जाता है। कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो तो बढ़ा पोरस बना देते हैं, और कुछ जो मान लीजिए ये माइनर है इस सॉइल के अंदर, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये डीके होने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, ये डीके हो गया। मान लीजिए इतना बड़ा है, एनिमल डंग है, मान लीजिए एनिमल डंग है और ये डीके हो गया, बीच में है सॉइल के अंदर, एकदम ऊपर नहीं, प्लाविंग के पश्चात ये नीचे चला गया है तो ये डीके हो जाएगा, तो यहाँ ये सॉइल बन जाएगा ना, और सॉइल बनेगा तो पोरस हो जाएगा, इसलिए सॉइल को ये पोरस बनाने में भी हेल्प करता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास 8 के लिए साइंस में हम लोग वीडियो लेके आए हैं। अगले पॉइंट में अभी तक हम लोग सेड सॉइल के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सीड सॉइल के हम लोग 3 तरीकों के बारे में जाने, ब्रॉडकास्टिंग, सीड ड्रिल और ट्रांसप्लांटेशन। तो जब बोआई हो जाएगी तो हमें कुछ फर्टिलाइजर्स और मैनर्स की जरूरत पड़ती है। ये फर्टिलाइजर्स और मैनर्स हमारे फार्म में और लैंड में कहाँ से आएगा? ये 2 प्रोसेस से आते हैं। पहला एक तो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल, और दूसरा मैन। तो ये फील्ड फैलो एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, अप्लाइंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स हम लोग इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी प्लांट को किसी लैंड में या फार्म में लगाते हैं तो जो प्लांट होते हैं उनको ग्रोथ के लिए कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। ये सॉइल से वो कंटिन्यू ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहेंगे। मान लीजिए हमारे पास 1 kg कोई फूड आइटम हो और वो काफी न्यूट्रियस हो, मान लीजिए 1 kg जर्मिनेटेड सीड हो कोई ग्राम का, तो वो कंटिन्यू हम उसे यूज कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, लेकिन वो खत्म हो जाएगा तो हमें नया खरीद के मार्केट से लाना होगा। उसी तरह जो सॉइल होता है, मान लीजिए हमारा लैंड हो गया, यहाँ से हमारे प्लांट को हम अगर सोल कर देते हैं तो ये कंटिन्यू यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अगर हम इन्हें सोल करते हैं और इनका ग्रोथ हो रहा है तो ये कंटिन्यू उस फार्म या लैंड से, उस सॉइल से कंटिन्यू अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में जब तक इनकी कटाई नहीं हो जाती तब तक ये धीरे धीरे उनसे खींचते रहते हैं, जब तक इनकी हार्वेस्टिंग ना हो जाए। तो उतने दिनों में यहाँ से ये अपने एरिया में जहाँ तक इनके रूट डेवलप हुए रहते हैं उस एरिया के टोटल मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये फिर यहाँ रिप्लेनाइज करने के लिए कोई ना कोई विधि तो चाहिए। अगर ये न्यूट्रिएंट्स फिर नहीं रहेंगे तो सेकेंड चांस में, जब मान लीजिए ये पैडी लगाओ और फिर हम वीट लगाते हैं तो उसे कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए हमें उस न्यूट्रिएंट्स को, उस कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन एटीसी को बैलेंस करने के लिए हम माइनर और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं।
ये फर्टिलाइजर्स और मैनर्स दो प्रोसेस से फार्मलैंड में यूटिलाइज किए जाते हैं, वाला नेचुरल प्रोसेस और दूसरा मैन मेड प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का ये एग्जांपल है फील्ड फैलो। तो फील्ड फैलो क्या है कि अगर हम किसी लैंड को all land that are after plowing left one season or more season free for cultivation, this land is called field fallow and this practice is known as fallowing। आई बात समझ में? अगर हम किसी खेत को जोत के एक सीजन या में अधिक सीजन के लिए परती यानी खाली छोड़ देते हैं तो इस खेत को हम फील्ड फैलो मतलब परती भूमि कहते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिस को हम लोग फैलोइंग, समझ गए? तो इसका क्या लाभ है? फील्ड फैलो का हमें क्या लाभ है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड फैलो? तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा फील्ड है, इसे आप प्लाउ करके छोड़ दिए, जोत के यहाँ छोड़ दिए, तो ऐसे मान लीजिए जुताई हम कर चुके हैं। तो ये जो हम सॉइल को भुरभुरा बना देते हैं, मतलब लूज सॉइल को बना देते हैं, तो लूज सॉइल में बहुत सारा बैक्टीरिया आगे स्टोर हो जाता है लूज सॉइल में, वो डेवलप कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें मॉइस्चर मिलता है तो उस सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर आप लोग समझ रहे हैं ना? पिछले क्लास में हम लोग 7th क्लास में जान चुके हैं कि ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसे ह्यूमन फीस, एनिमल डंग्स, है ना, ये प्लांट लीव्स, दीज आर द ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो डीके हो सकते हैं, उनको हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीके करवाते हैं, डीके करने में हेल्प करते हैं, और आफ्टर डिकेइंग दे आर चेंज इनटू माइनस। सो दिस लैंड इज आल्सो बी nutritious after one season or many seasons if they are free। अगर इन्हें हम लोग खाली छोड़ते हैं तो ये, अगर इन्हें हम फैलो करते हैं, खाली छोड़ते हैं, तो ये न्यूट्रियस हो जाते हैं, मतलब इनमें फिर से माइनर अवेलेबल हो जाते हैं। क्या? माइनस आ जाते हैं, जिससे हम फिर से इनमें बहुत तरह के क्रॉप को उगा सकते हैं। ये हो गया नेचुरल प्रोसेस, इससे हम अपने माइनर को रिप्लेनाइज कर सकते हैं अपने फील्ड में, समझ रहे हैं ना? दूसरा तरीका है मैन मेड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्रॉप रोटेशन इज प्रोसेस in a farmland, in a particular farmland, 2 or more crops are grown together। अगर एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक क्रॉप को उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा लैंड है फार्म, यहाँ पे अगर हम पैडी उगाए, फिर इसे हार्वेस्ट करने के बाद फिर यहाँ व्हीट उगा दें, ये कंटिन्यू हम प्रोसेस चलाते रहे, तो ये दोनों नॉन लिग्यूमिनस प्लांट है। आप लोग समझ रहे हैं? हम पिछले क्लास में बताए थे कि लेग्यूमिनस प्लांट फैबेसिया फैमिली के प्लांट होते हैं, उनके रूट में राइजोबियम, बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इनके रूट में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में बनाने का काम करता है। लेकिन ये दोनों नॉन लिग्यूमिनस प्लांट हैं और ये दोनों सॉइल से कंटिन्यू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो जब जिस लैंड में, जिस फार्म में ये लगाए जाएंगे, उस लैंड में हमें कंटिन्यू फर्टिलाइजर्स और मैनर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन
मान लीजिए पैडी का खेती करने के बाद हम वीट की जगह ग्राम, सोयाबीन, पी, है ना, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं। इनकी अगर हम खेती करें तो ये इनके रूट में पाया जाने वाला ये बैक्टीरिया रूट में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अलॉट ऑफ क्वांटिटी में सबसे अधिक वही पाया जाता है, 78% आप लोग जानते होंगे। तो उसे सोल्यूबल फॉर्म में हमारे प्लांट कुछ भी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, बाकी जो सॉइल से लेते हैं वो डायरेक्टली नहीं लेते, वो सोल्यूबल फॉर्म में। तो जब वो नाइट्रोजन सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है तो उसे प्लांट में पाया जाने वाला जाइलम बेसल उसे ट्रांसपोर्ट करके लीफ तक पहुंचाता है, जो कि जहाँ की ये जो प्लांट के लीफ होते हैं फूड बनाने का काम है। तो ये हो गया क्रॉप रोटेशन। इसमें कई तरह के, एक बार मतलब हम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट और दूसरे सीजन में लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रोन कराते हैं, जिससे इस लैंड में हमारे फिर से माइनर्स और फर्टिलाइजर्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्रॉप रोटेशन। उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग, ध्यान दीजिएगा, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का हमारे अर्लियर टाइम्स में हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज्यादातर इस मेथड का यूज करते थे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्योंकि उसमें ज्यादातर फर्टिलाइजर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, बहुत कम इनका उपज मतलब फैक्ट्री में बनाए जाते थे, इसलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसलिए वो मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज करते थे। मिक्स्ड क्रॉपिंग देखिए होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक साथ ये तो मान लीजिए पैडी हार्वेस्ट करने के बाद हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगाए, लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता क्या है, मान लीजिए हम वीट का खेती किए हैं, वीट लगाए हुए हैं, इसके साथ हम पी लगा दें एक ही फार्मलैंड में। वीट है, मान लीजिए वीट के सीड ऐसे ऐसे हैं, यहाँ हम पी के सीड डाल दिए। ध्यान दीजिएगा, जो लंबा वाला है वो वीट का है और राउंड वाला पी का। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ये जो है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम नहीं करता, लेकिन ये तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है ना। तो जो नाइट्रोजन इसके द्वारा फिक्स किया जाएगा उसको ये खुद यूज कर लेगा, और जो बचेगा इसके रूट वहां से अब्जॉर्ब। इसलिए जिन खेतों में लेग्यूमिनस प्लांट लगे होते हैं वहां पे कम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स हमें यूज करना चाहिए। आप लोग देखे होंगे सीड वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये चारों क्रॉप को एक साथ में खेती किया जाता है, एक साथ इनका मतलब खेती किया जाता है। सीड वीट अलसी, पीसी गांव में बोलते हैं लोग, ग्राम चना आप लोग समझ रहे हैं, पी मटर और मस्टर्ड सरसों। इसमें ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है हमारे लैंड में, इसलिए ये हमारे लैंड के लिए काफी लाभदायक है। ये हो गया हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। और आजकल इसका कम यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा हमारे पॉपुलेशन बढ़ चुकी है मेरे बच्चों कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप चाहिए होता है, सीरियस चाहिए होता है। तो ये जो रोटेशन है इसमें कम माइनस बनेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से नेचुरली प्रोसेस है, नेचर के द्वारा ये बनता है, बात समझ में। इसलिए आजकल इसका बहुत कम यूज हो रहा है, ज्यादातर लोग
क्रॉप रोटेशन का यूज करते हैं। एक तो हमें डिफरेंट टाइप का क्रॉप भी मिल जाता है, सीरियल में मिल जाते हैं, और दूसरा हमारे फर्टिलाइजर्स का क्वांटिटी भी कम हो जाता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक होगा हम लोग यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैनर। अभी अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स था, अब हम लोग देखेंगे कि मैनर और फर्टिलाइजर को हम लोग कैसे यूज करते हैं।